हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायरिया। डायरिया देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरिया। क्यों? क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर रहे हो, इमरजेंसी में हो या किसी मेडिसिन वार्ड में आप जॉब कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे केस मिलेंगे डायरिया के। एंड कह सकते हैं मोस्ट कॉमनली आपको सीजनल केस बहुत ज्यादा मिलेंगे डायरिया के। हम पढ़ने वाले हैं डायरिया के कॉज के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, जो डायरिया है, डायरिया के अंदर आपको जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स कह सकते हैं या जो अफेक्ट होने वाली चीज है वो क्या है? डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा डायरिया के केस में आपको। क्यों? क्योंकि डायरिया है क्या? डायरिया है आपका लूज वाटरी स्टूल, या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए किसकी, स्टूल पास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो उसे कहते हैं डायरिया। अगर इसका टाइम से ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो होता है आपका रोटा वायरस। तो इसमें क्या एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की नीड नहीं होती है, इसलिए इसका हम होम मैनेजमेंट कर सकते हैं। टाइमली अगर इसको ट्रीट किया जाए, डिहाइड्रेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है डायरिया की? लूज वाटरी स्टूल, इफ बेबी पास लूज वाटरी स्टूल एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए? मोर देन 3 पर डे। हम पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ रहे हैं इसलिए बेबी वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। बेबी पास लूज वाटरी स्टूल एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए इसकी? मोर देन 3 टाइम्स पर डे। ये होता है आपका डायरिया। डायरिया के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है डायरिया का? मोस्ट कॉमन कॉज देखिए, ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी कॉज करते हैं आपका क्या? डायरिया। वायरल इन्फेक्शन, देखिए वायरस इन्फेक्शन के अलावा आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन या प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, वो भी क्या कर सकते हैं? डायरिया कॉज कर सकते हैं। लेकिन वायरल इन्फेक्शन क्या है मोस्ट कॉमन कॉज? मोर देन बैक्टीरियल कॉज। वही बात कर रहे हैं हम कि वायरल इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन कौन सा वायरस है जो डायरिया कॉज करता है चिल्ड्रन में? तो मोस्ट कॉमन है आपका रोटा वायरस। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब एक बार पूछ लिया तो ऐसा है नहीं कि एग्जाम में दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। रोटा वायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया। बैक्टीरियल कॉज में बात करें तो बैक्टीरियल में कौन सा बैक्टीरिया है? वो है आपका इकोलाई। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज क्या है? इकोलाई। इसके अलावा आपका सिजेला हो सकता है एंड अदर बैक्टीरिया हो सकते हैं। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की बात करें, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, देखिए जो ओवरऑल प्रोटोजोआ है वो है आपका सिजेला, सॉरी जियार्डिया। सिजेला बैक्टीरिया है, जियार्डिया। मोस्ट कॉमन प्रोटोजोआ कौन सा है? जियार्डिया, दैट कॉज डायरिया इन चिल्ड्रंस। पर्टिकुलर एक कंडीशन, जैसे अगर कोई बेबी एचआईवी पॉजिटिव है, कोई चाइल्ड एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसके अंदर जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है वो कौन सा होगा? प्रीडिस्पोजिंग या कहें मोस्ट कॉमन, तो वो होता है आपका क्रिप्टोस्पोरिडियम इन बेबी ऑफ एचआईवी पॉजिटिव। मोस्ट कॉमन प्रोटोजोआ कौन सा होगा? क्रिप्टोस्पोरिडियम। अभी तक एग्जामिनर की जो निगाह है इसके ऊपर नहीं गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए। तो इन बेबी ऑफ एचआईवी पॉजिटिव चिल्ड्रंस में जो मोस्ट कॉमन डायरिया का कॉज प्रोटोजोल है वो होता है आपका क्रिप्टोस्पोरिडियम। इसके बाद में बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया। देखिए, क्लासिफिकेशन में डायरिया को 3 टाइप में डिस्क्राइब कर सकते हैं अपन। एक्यूट डायरिया, एक्यूट, परसिस्टेंट
एंड क्रॉनिक डायरिया। इनको जनरली क्या टाइम ड्यूरेशन के बेस पर डिस्क्राइब किया गया है, इनका ड्यूरेशन कितना होता है एंड इनकी जो पैथोलॉजी है या कहीं कॉज क्या है। देखिए जो आपका एक्यूट डायरिया है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है आपका लेस देन 7 डेज। एंड इसकी जो पैथोलॉजी है वो है इन्फेक्शियस, किसी इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट डायरिया कॉज होता है, इन्फेक्शियस पैथोलॉजी। तो बात करें पर्सिस्टेंट डायरिया की, तो पर्सिस्टेंट डायरिया का जो ड्यूरेशन है वो होता है मोर देन 14 डेज एंड इसकी पैथोलॉजी आल्सो इन्फेक्शियस पैथोलॉजी। क्रोनिक डायरिया, देखिए क्रोनिक डायरिया का जो आपका ड्यूरेशन है वो भी होता है कितना, मोर देन 14 डेज एंड इसका जो कॉज है वो होता है जनरली जिसका कॉज है इन्फेक्शियस नहीं होता है क्रोनिक डायरिया, आपका माल एब्जॉर्प्शन की वजह से, कह सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस पैथोलॉजी। जो क्रोनिक डायरिया कॉज होता है वो होता है आपका माल एब्जॉर्प्शन की वजह से। माल एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होगा आपका क्रोनिक डायरिया कॉज होगा। ये तो हो गया इनका क्लासिफिकेशन। देखिए क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स देखिए डायरिया, डायरिया में हुआ क्या है आपका कि लूज वाटरी स्टूल आ रहे हैं, बेबी फ्रीक्वेंटली पास कर रहा है लूज वाटरी स्टूल, तो क्या होगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होगा। तो उसकी वजह से जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है या कहीं डायरिया है क्या, डिहाइड्रेशन कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन, डायरिया में जो मेनली होगा वो होगा आपका डिहाइड्रेशन एंड कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन के बेस पर ही जो सिम्टम्स है बेबी की जो अपीयरेंस है वो डिहाइड्रेशन पर डिपेंड करेगी कि डिहाइड्रेशन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। इसके अलावा देखिए एसिडोसिस देखने को मिलेगा। एसिडोसिस, एसिडोसिस क्यों मिलेगा, क्योंकि स्टूल जब फ्रीक्वेंटली स्टूल पास कर रहा है तो बाइकार्बोनेट आयन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। आपके जो बाइकार्बोनेट आयन है वो होते हैं आपके बेसिक नेचर के एंड जब बॉडी में बेस कम हो जाएगा तो कह सकते हैं कंपेरेटिवली क्या होगा, एसिड इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये तो हो गए आपके साइन सिम्टम्स मेन कौन से, डिहाइड्रेशन एंड एसिडोसिस। एंड जो क्लिनिकल फीचर्स जो शो होंगे वो होंगे डिहाइड्रेशन के बेस पर कि डिहाइड्रेशन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। तो हम पढ़ेंगे आपको डिहाइड्रेशन का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। देखिए फ्लूइड लॉस के बेस पर कि कितना फ्लूइड लॉस हुआ है, डब्ल्यूएचओ ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है डिहाइड्रेशन को। देखिए कह सकते हैं माइल्ड डिहाइड्रेशन, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। माइल्ड को कह सकते हैं नो डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। देखिए माइल्ड के अंदर क्या होगा, माइल्ड डिहाइड्रेशन में आपका जो फ्लूइड लॉस है, फ्लूइड लॉस वो टोटल बॉडी वेट का लेस देन 5%, लेस देन 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट। इसके अलावा देखिए अगर चाइल्ड की एज लेस देन 18 मंथ है तो 18 मंथ पे क्या होता है, उसके बाद में जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो क्लोज हो जाता है। अगर 18 मंथ से कम एज की बात करें तो उस एज ग्रुप में बच्चे का जो फॉन्टेनेल है वो कैसे देखेगा, फॉन्टेनेल फ्लैट फॉन्टेनेल से होगा। तो ये डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, टीयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, टीयर्स डिक्रीज। ओरल म्यूकोसा का अपन क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। तो देखिए ओरल म्यूकोसा तो किस कंडीशन में, माइल्ड डिहाइड्रेशन के अंदर आपको नॉर्मल दिखने को मिलेगी, लेकिन जो लिप है, लिप क्या हो जाएंगे, ड्राई, ड्राई लिप। एंड सीआरटी की बात करें, कैपिलरी रिफिल टाइम या कैपिलरी फिलिंग टाइम, तो कैपिलरी रिफिल टाइम या कैपिलरी फिलिंग टाइम आपका
माइल्ड डिहाइड्रेशन के अंदर लगभग नॉर्मल ही रहेगा, नॉर्मल होता है लेस देन 3 सेकंड या कह सकते हैं 2 सेकंड, लेस देन 3 या 2 सेकंड, 2 सेकंड और लेस देन 3 सेकंड। मीन्स क्या है सीआरटी का, देखिए स्किन पिंच टेस्ट करते हैं एक तो डिहाइड्रेशन असेस करने के लिए। क्या करते हैं, देखिए जब अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड की क्या करेंगे, चेस्ट के ऊपर अपन ऐसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे स्किन प्रेस करेंगे चेस्ट के ऊपर एंड 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 लीव करेंगे। उसके बाद में असेस करेंगे कि जो एरिया हमने प्रेस किया है उस पर जो कैपिलरीज है वो कितने टाइम पे नॉर्मल हो रही है। देखिए जैसे प्रेस किया तो व्हाइट हो जाएगा वहां से, उसके बाद में छोड़ेंगे तो जो कैपिलरीज है वो कितने टाइम में नॉर्मल हो रही है, रिफिल हो रही है, वो होता है आपका सीआरटी। नॉर्मल होता है आपका विद इन 3 सेकंड कैपिलरी रिफिल हो जाती है। अगर डिहाइड्रेशन का केस है तो उसमें क्या होगा, आपका कैपिलरी रिफिल टाइम इंक्रीज हो जाएगा। बात करें हम मॉडरेट डिहाइड्रेशन की, तो देखिए मॉडरेट डिहाइड्रेशन के अंदर जो फ्लूइड लॉस है, फ्लूइड लॉस टोटल बॉडी वेट का 5 to 10%, 5% to 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट, या कह सकते हैं 50 ml टू 100 ml पर केजी। 50 ml टू 100 ml पर केजी के हिसाब से क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा मॉडरेट डिहाइड्रेशन के अंदर। 1 मिनट, देखिए मॉडरेट डिहाइड्रेशन की बात कर रहे थे हम, तो फ्लूइड लॉस कितना बताया, 50 ml टू 100 ml पर केजी के हिसाब से। इसके अंदर अगर यूरिन आउटपुट की बात करें तो देखिए डिहाइड्रेट हो रहा है बेबी, 10% तक वेट भी का जो वाटर लॉस है हुआ है टोटल बॉडी वेट का, तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया, ओलिगो यूरिया देखिए नॉर्मल जो आपका यूरिन आउटपुट है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट वो होता है आपका कितना, अप टू 1 ml पर केजी पर आवर। मान लीजिए 5 केजी का बच्चा है तो 5 केजी के बच्चे में नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना रहेगा, 5 ml पर आवर के हिसाब से। 5 केजी के बच्चे में 1 ml पर केजी के हिसाब से देखेंगे तो 5 केजी का है तो 5 ml पर आवर के हिसाब से नॉर्मल यूरिन आउटपुट रहेगा। बट इन मॉडरेट डिहाइड्रेशन में क्या होगा, जो आपका यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट कितना हो जाएगा, लेस देन 1 ml पर केजी पर आवर। इसके अलावा इस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो देखिए जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है नॉर्मल होती है, नॉर्मल यूएसजी 1.0082 टू लेकर 1.015, ये होती है चिल्ड्रंस के अंदर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब बेबी क्या है, डिहाइड्रेट हुआ है आपका चाइल्ड, तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, यूरिन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी। कितना हो जाएगा, मॉडरेट डिहाइड्रेशन के अंदर यूएसजी 1.016 से लेकर 1.030। वही बात करें हम सीआरटी की, तो सीआरटी क्या होगा, डिले मिलेगा, सीआरटी या सीएफटी आपको कितना डिले मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 to 4 सेकंड, 3 to 4 सेकंड। ये तो हो गया आपका क्या, मॉडरेट डिहाइड्रेशन। इसके अलावा देखिए क्या मिलेगा, बेबी एक्टिव मिलेगा, अलर्ट मिलेगा, बेबी बेबी की थ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगी, थ्रस्ट इंक्रीज, थ्रस्ट इंक्रीज। इसके अलावा फोंटेनेल की बात करें, फोंटेनेल का असेसमेंट करेंगे, बेबी की चाइल्ड की एज लेस देन 18 मंथ है, तो जो आपका फोंटेनेल है, एंटीरियर फोंटेनेल, वो कैसा मिलेगा, डिप्रेस, टीयर्स डिक्रीज हो जाएंगे, ड्राई आइज देखने को मिलेंगे। ये है जनरल असेसमेंट एंड कुछ क्राइटेरिया है जो मॉडरेट डिहाइड्रेशन के अंदर देखे जाएंगे। वही बात करें हम सीवियर डिहाइड्रेशन की, देखिए सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर जो फ्लूइड का लॉस है, फ्लूइड लॉस, फ्लूइड लॉस कितना होगा, मोर देन 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट, या कह सकते हैं मोर देन 100 ml पर केजी के हिसाब से क्या होगा, बेबी का फ्लूइड लॉस होगा। इसके अलावा बात करें यूरिन आउटपुट की, तो यूरिन आउटपुट आल्सो डिक्रीज, ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा।
ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया कितना मिलेगा आपको, लेस देन 0.5 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से। बात करें यूएसजी की, तो यूएसजी कितनी हो जाएगी, मोर देन 1.030। एसिडोसिस देखने को मिलेगा, एसिडोसिस कितना मिलेगा, एसिडोसिस अप टू, जो पीएच है आपकी, पीएच मिलेगी अप टू 7.10, पीएच अप टू 7.10। वही मॉडरेट डिहाइड्रेशन में पीएच देखें तो पीएच मिलेगा 7.30 तक। देखिए नॉर्मल पीएच होती है आपकी, नॉर्मल पीएच वो होती है 7.35 टू 7.45। अगर पीएच 7.35 से डिक्रीज हो रही है तो कंडीशन होगी एसिडोसिस, एंड 7.45 से ज्यादा पीएच है तो वो कंडीशन होगी आपकी एल्केनोसिस। पीएच के ऊपर या हम कहें एबीजी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप उसमें आसानी से समझ सकते हो कि एसिडोसिस है या एल्केनोसिस है, कैसे पहचाने कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। हम बात कर रहे थे सीवियर डिहाइड्रेशन की, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में जो एसिडोसिस मिलेगा कितना मिलेगा, ये जो देखने को मिलेगी अप टू 7.10 तक। यूएसजी हो जाएगा आपका 1.030 से ज्यादा। डिप्रेस्ड फोंटेनेल, सीआरटी की बात करें तो सीआरटी मिलेगी आपकी मोर देन 4 सेकेंड। ये हो गया असेसमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन या क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। कुछ डायग्नोस्टिक है जैसे यूएसजी आपका, एसिडोसिस, एबीजी कराएंगे एसिडोसिस देखने के लिए, यूएसजी के लिए कराएंगे हम यूरिन का एग्जामिनेशन। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। देखिए नेक्स्ट बात करें हम, एक टर्म अभी बताई थी हमने, डिसेंट्री। तो देखिए डिसेंट्री क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं। तो डिसेंट्री होता है आपका लूज वाटरी स्टूल के साथ में अगर ब्लड पास कर रहा है, बेबी स्टूल के साथ में ब्लड का देखने को मिल रहा है, ब्लड स्टूल के साथ में, तो वो कंडीशन होती है आपकी डिसेंट्री। डिसेंट्री, डिसेंट्री क्या है, इफ चाइल्ड पास watery stool along with blood, तो ये कंडीशन क्या होती है आपकी डिसेंट्री। डायरिया का हमने अभी कॉज की डिस्कस किया था कि डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, रोटा वायरस होता है। लेकिन डिसेंट्री की बात करें हम तो डिसेंट्री का जो मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज वो होता है सिजेला बैक्टीरिया, सिजेला बैक्टीरिया। इसके अलावा कॉज हो सकता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में जैसे बात करें क्या हो सकता है, अमीबा, ये है इसके कॉज। देखिए डिसेंट्री में क्या मोस्ट कॉमन कॉज है आपका सिजेला। तो जो आपका नॉर्मल हम बात कर रहे थे डायरिया की, तो डायरिया क्या है, रोटा वायरस की वजह से कॉज हो रहा है, तो क्या है एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए इंडिकेशन नहीं है। बट अगर डिसेंट्री देखने को मिल रहा है चाइल्ड के अंदर, स्टूल के साथ में ब्लड पास कर रहा है, तो क्या इंडिकेशन है वो किसके लिए, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के लिए, क्योंकि उनकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका, सिजेला बैक्टीरिया। ये हो गया आपका डिसेंट्री। इसके बाद में बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन या डायरिया, क्योंकि देखिए डायरिया के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में कैसे, देखिए बेबी का फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। देखिए डब्ल्यूएचओ ने डिहाइड्रेशन मैनेजमेंट के लिए प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी रिकमेंडेड किए। उसके साथ में क्या, ओआरएस, फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए क्या, ओआरएस रिकमेंडेड किया है।
तो मैनेजमेंट की बात करें डिहाइड्रेशन की, तो प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी, इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट करेंगे। देखिए प्लान ए है जो, वो है नो डिहाइड्रेशन, क्या कह सकते हैं माइल्ड डिहाइड्रेशन के लिए, जो क्या घर पर ही ट्रीट किया जा सकता है। जो आपका माइल्ड डिहाइड्रेशन है घर पर ही ट्रीट किया जा सकता है। तो प्लान ए के अकॉर्डिंग जो हम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ओआरएस का घोल देंगे। ओआरएस का घोल कैसे बनाते हैं, 1 पैकेट ऑफ ओआरएस मिक्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड यूज विद इन 24 आवर। 1 पैकेट ओआरएस को 1 लीटर पानी के अंदर घोलना है और उसे 24 घंटे के अंदर यूज करना है। तो देखिए प्लान ए के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर चाइल्ड की एज लेस देन 6 मंथ है, चाइल्ड की एज कितनी है, लेस देन 6 मंथ, तो ओआरएस घोल कैसे देंगे, पर स्टूल पास कितना ओआरएस देंगे, 50 ml ओआरएस सॉल्यूशन, 50 ml ओआरएस सॉल्यूशन देंगे। जब जब बेबी स्टूल पास करेगा, मींस पर स्टूल पास पर 50 ml ओआरएस, यदि बेबी की या चाइल्ड की एज लेस देन 6 मंथ है। अगर एज 6 मंथ टू 2 ईयर, 6 महीने से लेकर 2 साल तक का अगर बच्चा है, तो ओआरएस कितना देंगे, 50 ml टू 100 ml पर स्टूल पास, या कह सकते हैं 100 ml पर स्टूल पास। देखिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक का बच्चा है, जब जब स्टूल पास करेगा तो उसको 100 ml पर स्टूल पास पर क्या देंगे, ओआरएस का सॉल्यूशन। अगर चाइल्ड की एज मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से ज्यादा का बच्चा है, तो उसके लिए ओआरएस कैसे देंगे, 200 ml ओआरएस सॉल्यूशन पर स्टूल पास। जितनी बार बेबी स्टूल पास करेगा उतनी बार क्या, 200 ml का ओआरएस। देखिए जब भी हम मेडिसिन देने के लिए गिलास का यूज करते हैं, जो वो गिलास को कितना 200 ml का एक गिलास होता है मेडिसिन में, तो कह सकते हैं 2 साल का यदि बच्चा है तो उसे 1 गिलास ऑफ ओआरएस पर स्टूल पास पर, 100 ml दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, हाफ गिलास ऑफ ओआरएस सॉल्यूशन पर स्टूल पास, हाफ गिलास। एंड 6 मंथ से छोटा है तो कितना, 1/4 गिलास ऑफ ओआरएस सॉल्यूशन। ये तो हो गया आपका प्लान ए, होम मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड डिहाइड्रेशन। बात करें प्लान बी एंड प्लान सी की, देखिए प्लान बी एंड प्लान सी है आपके हॉस्पिटलाइजेशन के, मींस मॉडरेट डिहाइड्रेशन है या सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो चाइल्ड को हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। एंड उसमें प्लान बी एंड प्लान सी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो प्लान बी के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, देखिए बेबी का फ्लूइड लॉस हो चुका है 5 से 10% मॉडरेट डिहाइड्रेशन के अंदर, तो जो फ्लूइड लॉस हो चुका है पहले तो क्या करेंगे, उसकी रिकवरी करेंगे। उसे क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है अपना वो रहेगा आपका रिहाइड्रेशन। देखिए तो रिहाइड्रेट कैसे करेंगे बेबी को, ओआरएस सॉल्यूशन देंगे बेबी के लिए 75 ml पर केजी इन 4 आवर, 4 घंटे के अंदर 75 ml पर केजी के हिसाब से ओआरएस सॉल्यूशन देंगे, ओआरएस रिहाइड्रेट करने के लिए बच्चे को। ये तो हो गया आपका रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन के बाद में क्या करेंगे, देखिए जो फ्लूइड लॉस हो चुका है उसका अपन ने क्या कर दिया, रिहाइड्रेशन। अब बेबी का जो अभी ट्रीट हुआ नहीं है, डायरिया, बेबी स्टूल पास कर रहा है, तो जो ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस हो रहा है, बेबी स्टूल पास कर रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो जो ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस है उसकी क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे, रिकवरी ऑफ ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस। जो रिकवरी ऑफ ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस है वो अकॉर्डिंग टू प्लान ए, कि बेबी की एज कितनी है उसके हिसाब से क्या देंगे, ओआरएस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान ए। क्योंकि प्लान ए में हमने क्या किया है,
कि ऑनगोइंग ऑफ फ्लूइड लॉस से क्या है, क्योंकि इसके अंदर डिहाइड्रेशन उतना ज्यादा अभी हुआ नहीं है, पर लेकिन जो बेबी स्टूल पास कर रहा है डिहाइड्रेट होता जा रहा है, तो जो ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस है उसको रोक रहे हैं प्लान ए के अंदर। तो ये रिकवरी ऑफ ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस अकॉर्डिंग टू प्लान ए करेंगे प्लान बी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, देखिए रिहाइड्रेट कर दिया, ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस हो रहा है, उसकी रिकवरी करते जा रहे हैं। मेंटेनेंस फ्लूइड, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड है वो कैसे चलाएंगे, मेंटेनेंस फ्लूइड, मेंटेनेंस फ्लूइड। देखिए मेंटेनेंस फ्लूइड की बात करें हम, तो मेंटेनेंस फ्लूइड दिया जाता है आपका हॉलीडे सैगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। हॉलीडे सैगर फॉर्मूला, देखिए हॉलीडे सैगर फॉर्मूला क्या है, चाइल्ड के जो वेट है अकॉर्डिंग टू वेट होता है हॉलीडे सैगर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग वेट। अगर चाइल्ड का जो वेट है वो है अप टू 10 kg, 10 kg तक, बोल सकते हैं 0 to 10 kg, ग्राम में है या केजी में है, अप टू 10 kg, अप टू 10 kg तक के बच्चे के लिए पर केजी पर 100 ml ऑफ फ्लूइड देंगे, 100 ml पर केजी, 100 ml पर केजी क्या देंगे, फ्लूइड देंगे। अब मान लीजिए 10 kg का बच्चा है कोई, तो 10 kg के बच्चे के लिए कितना हो जाएगा, 4 10 kg चाइल्ड, 10 kg के चाइल्ड के लिए जो मेंटेनेंस फ्लूइड है वो कितना हो जाएगा, 1000 ml, 1000 ml। ये तो हो गया 10 kg तक के बच्चे के लिए। अगर चाइल्ड का वेट है वो है आपका 10 से 20 kg तक, वेट बिटवीन 10 to 20 kg, तो देखिए अभी हमने बात की थी कि 10 kg तक के बच्चे के लिए कितना हो जाएगा, 10 kg का बच्चा है तो कितना हो जाएगा 1000 ml, 100 ml पर केजी के हिसाब से, तो 10 kg वेट तक के लिए तो हो गया आपका 1000 ml प्लस 10 kg से ऊपर का वेट है 20 kg तक है, तो ईच केजी के लिए अपन क्या करेंगे, 50 ml फ्लूइड ऐड करेंगे, 50 ml फ्लूइड फॉर ईच केजी। देखिए ये तो हो गया अप टू 10 kg, 10 kg वेट के लिए, एंड 10 kg से ऊपर के वेट के लिए क्या करेंगे, 50 ml फ्लूइड फॉर ईच केजी। अब एग्जांपल ले हम कि देखिए 20 kg का है चाइल्ड, तो उसके लिए टोटल फ्लूइड कितना हो जाएगा, 10 kg तक का तो हो गया आपका 1000 ml प्लस एक्स्ट्रा कितने हुए 10 kg, 1 kg के लिए कितना बढ़ा रहे हैं हम 50 ml, तो 10 kg के लिए कितना बढ़ जाएगा 500 ml, 500 ml। तो टोटल फ्लूइड है जो आपका मेंटेनेंस फ्लूइड 20 kg के बच्चे के लिए वो हो जाएगा आपका 1500 ml, 1500 ml। अगर चाइल्ड का वेट मोर देन 20 kg है, चाइल्ड वेट मोर देन 20 kg, देखिए अब 20 kg तक के लिए तो हम बात कर चुके थे कितना 1500 ml, 20 kg 1500 ml। अब 20 kg से ऊपर का जो वेट है तो ईच केजी के लिए अपन कितना बढ़ाएंगे 20 ml, इंक्रीज 20 ml फॉर ईच केजी। 20 kg के लिए 1000 ml 1500 ml हो गया, एंड ईच केजी के लिए कितना इंक्रीज करेंगे 20 ml। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 25 kg का चाइल्ड है, 25 kg का चाइल्ड है तो उसके लिए मेंटेनेंस फ्लूइड कितना होगा, 20 kg के लिए तो हो गया आपका 1500 प्लस कितना एक्स्ट्रा है 5 kg, 1 kg के लिए कितना बढ़ा रहे हैं हम 20 ml, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 100 ml, 100 ml। तो 25 kg का जो चाइल्ड है उसके लिए मेंटेनेंस फ्लूइड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 1600 ml। ये आपका हॉलीडे सैगर फॉर्मूला। प्लान बी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करेंगे कैसे, रिहाइड्रेशन, रिकवरी ऑफ ऑनगोइंग फ्लूइड, उसके बाद में मेंटेनेंस फ्लूइड या डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट वो पूरी करेंगे हॉलीडे सैगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। इसके बाद में बात करें हम प्लान सी की, देखिए प्लान सी है वो क्या, सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा चाइल्ड के लिए,
यहां तक तो हम बात कर रहे थे ओआरएस की, कि इनका मैनेजमेंट किया जा सकता है ओआरएस सॉल्यूशन से। अब बात करें प्लान सी की। प्लान सी, प्लान सी है आपका सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए। तो देखिए इसके अंदर दिया जाएगा आपका आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड क्या यूज में लेंगे, आरएल या एनएस, लेकिन आरएल मोस्ट कॉमनली यूज लिया जाता है। देखिए कैसे देंगे आईवी फ्लूइड प्लान सी के अकॉर्डिंग, 100 ml पर केजी के हिसाब से। ये क्या कर रहे हैं हम, रिहाइड्रेशन, बेबी का रिहाइड्रेशन। फर्स्ट स्टेप है रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन में क्या आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी फ्लूइड कितना देंगे, 100 ml पर केजी के हिसाब से। इसे देंगे दो पार्ट में डिवाइड करके, 100 ml पर केजी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो हो जाएगा आपका 30 ml पर केजी के हिसाब से देंगे पहले, उसके बाद में देंगे आपका कितना रिमेंड रहा, 70 ml पर केजी। टोटल कितना हो जाएगा 100 ml पर केजी। तो देखिए जो 30 ml पर केजी है वो देंगे एज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एज। देखिए अकॉर्डिंग टू एज, यदि चाइल्ड की एज लेस देन 1 ईयर है, अगर लेस देन 1 ईयर चाइल्ड की एज है, तो जो 30 ml पर केजी है वो कंप्लीट करेंगे अपन विद इन फर्स्ट आवर या 1 आवर, विद इन 1 आवर। 30 ml पर केजी 1 घंटे में पूरा करेंगे। उसके बाद में 70 ml पर केजी जो टोटल फ्लूइड है वो करेंगे अपन नेक्स्ट 5 आवर में कंप्लीट, इन नेक्स्ट 5 आवर्स। मीन्स टोटल फ्लूइड है जो आपका 100 ml पर केजी, अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसको 6 घंटे के अंदर फ्लूइड देंगे, कितना, 100 ml पर केजी के हिसाब से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 1 साल से छोटा बच्चा है तो उसका वेट कितना होगा, न्यू बॉर्न का वेट होता है अप्रोक्स मानते हैं 2.5 से 3 केजी। मान लीजिए 3 केजी का न्यू बॉर्न है, मान लीजिए 6 महीने का हुआ है, तो 6 महीने पर जो वेट है वो हो जाएगा आपका कितना, डबल 5 से 6 महीने में तो वेट हो जाएगा आपका, मान लीजिए 6 केजी का चाइल्ड है लेस देन 1 ईयर, कोई 6 केजी का चाइल्ड है, तो उसमें फ्लूइड कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए 100 ml पर केजी के हिसाब से, 100 ml पर केजी में टोटल फ्लूइड कितना हो जाएगा, टोटल फ्लूइड 600 ml। अभी 600 ml को कैसे देंगे, देखिए पहले आवर के अंदर कितना देंगे, 30 ml पर केजी। 30 ml पर केजी तो 6 केजी का है, 6 केजी के लिए कितना हो जाएगा, 180 ml, 180 ml इन 1 आवर, एंड 70 ml पर केजी जो रिमेनिंग फ्लूइड है वो हो जाएगा आपका, देखिए 70 ml पर केजी से 420 ml वो आपका देंगे इन नेक्स्ट 5 आवर्स। मीन्स 6 घंटे के अंदर देंगे 600 ml, उसमें से पहले घंटे में कितना, 180 ml, एंड नेक्स्ट 5 आवर में 420 ml। ये तो हो गया चाइल्ड की एज लेस देन 1 ईयर है। वही बात करें हम चाइल्ड की एज मोर देन 1 ईयर हो तो सेकंड केस क्या हो सकता है, चाइल्ड की एज मोर देन 1 ईयर। देखिए मोर देन 1 ईयर है तो जो 30 ml पर केजी है उसको कंप्लीट करेंगे हाफ एन आवर में, हाफ आवर के अंदर, हाफ आवर और 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर क्या करेंगे, 30 ml पर केजी के हिसाब से फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करेंगे, एंड 70 ml पर केजी के हिसाब से वो करेंगे आपका नेक्स्ट 2.5 आवर्स। मीन्स 2.5 आवर्स के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे 70 ml पर केजी को, अगर चाइल्ड की एज मोर देन 1 ईयर है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई 2 साल का बच्चा है तो 2 साल का बेबी का जो न्यूबॉर्न का वेट है वो कितना हो जाता है, 4 गुना। देखिए 5 से 6 महीने पर कितना होता है न्यूबॉर्न का वेट, डबल, 1 ईयर पर ट्रिपल, एंड 2 ईयर पर 4 टाइम्स। तो मान लीजिए कोई 3, हमने एग्जाम्पल लिया था 3 केजी का न्यूबॉर्न है, तो 3 केजी के न्यूबॉर्न का 2 ईयर पर वेट कितना हो जाएगा, 12 केजी। देखिए एग्जाम्पल 12 केजी चाइल्ड। अब 12 केजी चाइल्ड के लिए टोटल जो फ्लूइड है वो कितना होगा, देखिए 1200 ml, 100 ml पर केजी से 1200 ml टोटल फ्लूइड। अब इस 1200 ml को कैसे देंगे, देखिए पहली 30 मिनट के अंदर
30 ml पर केजी, तो 30 से कितना हो जाएगा 360 ml। 360 ml कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट इन 30 मिनट, कंप्लीट इन 30 मिनट्स। रिमेनिंग फ्लूइड कितना रहा 70 ml पर केजी के हिसाब से। 70 ml पर केजी से कितना हो जाएगा 840 840 ml। ये कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट इन 2.5 आवर्स। जो नेक्स्ट 2.5 घंटा है उसके अंदर क्या करेंगे 840 ml फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करेंगे। टोटल टाइम कितना हुआ मैनेजमेंट का, अगर चाइल्ड की एज 1 ईयर से ज्यादा है तो 3 आवर्स। कम टोटल फ्लूइड है वो रिहाइड्रेशन के लिए यूज करेंगे, वो करेंगे कंप्लीट इन 3 आवर्स अगर चाइल्ड की एज मोर देन 1 ईयर है। ये हो गया मैनेजमेंट रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन के बाद में क्या करेंगे, ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस है उसकी रिकवरी करेंगे। एंड ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस रिकवरी के बाद में डेली मेंटेनेंस फ्लूइड चलाएंगे। देखिए नंबर सेकंड स्टेप रहेगा हमारा रिकवरी ऑफ ऑनगोइंग फ्लूइड लॉस। एंड थर्ड स्टेप क्या रहेगा मेंटेनेंस ऑफ डेली फ्लूइड, मेंटेनेंस ऑफ डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट। ये हो गया आपका प्लान सी। रिकवरी एंड मेंटेनेंस फ्लूइड क्या रहेगा आपका प्लान बी के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं रिकवरी तो रहेगी प्लान ए के अकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस फ्लूइड प्लान बी के अकॉर्डिंग, होलिडे सैगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये तो हो गया हमारा फ्लूइड मैनेजमेंट। देखिए डिहाइड्रेशन के अंदर या डायरिया के अंदर मेंटेनेंस फ्लूइड करके या कहें डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट करके, इसमें इसके अलावा क्या देते हैं एक एलिमेंट दिया जाता है, एलिमेंट यूज एलिमेंट जिंक। जिंक दिया जाता है, डोज कितनी होती है जिंक की, अगर लेस देन 6 मंथ एज है तो डोज होगी 10 mg पर केजी के हिसाब से, एंड मोर देन 6 मंथ एज है तो डोज कितनी होगी 20 mg पर केजी के हिसाब से। ये रहेगा आपका जिंक सप्लीमेंट। जिंक सप्लीमेंट देते क्यों है, ठीक है, तो जिंक है वो हेल्प करता है एपिथेलाइजेशन ऑफ जीआईटी। जिंक हेल्प्स इन एपिथेलाइजेशन ऑफ गट। जो आपका इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की एपिथेल लेयर है, उसकी रिपेयरिंग में उसकी हीलिंग में एपिथेलाइजेशन क्या करता है हेल्प करता है जिंक। तो क्या करेगा आपका डिक्रीज डायरिया। ये तो हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, नॉर्मल डायरिया का मैनेजमेंट। बात करें हम डिसेंट्री की, डिसेंट्री का कॉज पढ़ा था हमने, मोस्ट कॉमन कॉज सिजेला बैक्टीरिया। तो उसके मैनेजमेंट में क्या रहेगा आपका एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चलानी पड़ेगी। देखिए हम बात करें या कह सकते हैं इंडिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट किस किस कंडीशन में दिए जाएंगे। देखिए अगर या तो आपका डिसेंट्री है, तो डिसेंट्री में क्या हुआ है बैक्टीरियल कॉज है या प्रोटोजोल हो सकता है। बैक्टीरिया है तो देखिए उस कंडीशन में क्या चलाएंगे अपन थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन इसका एग्जांपल है सेफिक्जिन। डिसेंट्री में क्या देंगे सिफेक्जिन। अगर कोलेरा है, कोलेरा तो कोलेरा की डीओसी कह सकते हैं, या कोलेरा में जो मेडिसिन यूज लेंगे वो है आपका डॉक्सीसाइक्लिन।
डॉक्सीसाइक्लिन। अगर प्रोटोजोल है, इन्फेक्शन प्रोटोजोल है या जियार्डिया या अमीबा है, तो उसके लिए कहाँ मिलेंगे? मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल। अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन हुआ है, डायरिया की वजह से क्या हुआ है? सीवियर माल न्यूट्रिशन। एंड सीवियर माल न्यूट्रिशन किस कंडीशन में हो सकता है? आपका क्रोनिक डायरिया रहा हो। मान लीजिए कोई डायरिया एक्यूट स्टार्ट हुआ एंड क्रोनिक चला आपका मोर देन 14 डेज चला, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? माल न्यूट्रिशन हो सकता है, पीईएम कोज हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या देंगे? सीवियर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में सीवियर माल न्यूट्रिशन, उस कंडीशन में अपन को चलाना पड़ेगा एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन प्लस एमिकासिन, या कहीं ग्रुप की बात करें तो एमिनोग्लाइकोसाइड, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एमिकासिन एंड जेंटामाइसिन। एमिको आपका एमिनोग्लाइकोसाइड का एग्जांपल है एमिकासिन एंड जेंटामाइसिन। ये तो हो गया आपके एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। किस किस इन्फेक्शन में कौन कौन सा एंटी माइक्रोबियल थेरेपी यूज करेंगे। अब देखिए, एक टर्म अभी हमने डिस्कस किया था, टाइप डिस्कस किया था डायरिया का, वो था आपका परसिस्टेंट डायरिया। तो परसिस्टेंट डायरिया क्या होता है एंड उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है? तो परसिस्टेंट डायरिया हमने बताया था अभी जब टाइप्स की बात कर रहे थे कि इसका ऑनसेट तो होता है एज ए एक्यूट डायरिया, मींस नॉर्मल जो इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ आपका एक्यूट डायरिया होगा, बट वो परसिस्ट कर जाए, कोई ऐसा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से वो क्या हो गया, मोर देन 14 डे परसिस्ट कर गया, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया। देखिए, परसिस्टेंट डायरिया हमने बताया कि ऑनसेट एज एक्यूट डायरिया, but because of predisposing factor, but any predisposed factor increase duration, तो वो कंडीशन क्या होगी आपकी? ड्यूरेशन मोर देन 14 डेज, तो आपकी कंडीशन होगी परसिस्टेंट डायरिया। अब कौन कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो आपका एक्यूट डायरिया को कन्वर्ट कर सकते हैं परसिस्टेंट डायरिया के अंदर? तो देखिए, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में देखिए जो मोस्ट कॉमन कॉज कह सकते हैं वो है आपका इमेच्योरिटी ऑफ जीआईटी, इमेच्योरिटी ऑफ जीआईटी। देखिए, किस किस कंडीशन में इमेच्योरिटी हो सकती है? अगर बेबी प्रीमेच्योर पैदा हुआ, या एलबीडब्ल्यू पैदा हुआ, या कह सकते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है। कौन कौन सी कंडीशन? प्रीमेच्योर, एसजी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज एंड एलबीडब्ल्यू। इन कंडीशन में क्या रहेगा? इमेच्योर गट रहेगी। तो इमेच्योर गट होने की वजह से क्या हुआ? देखिए, इन्फेक्शन हुआ गट का, तो जो इम्यून सिस्टम है क्या करेगा? ओवरकम के लिए कोशिश करेगा इन्फेक्शन पर, मीन्स इम्यून सिस्टम अपना काम करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो इन्फेक्शन है, गट तो इमेच्योर है, तो इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाएगा मोर देन 14 डेज। ये हो गया इमेच्योरिटी ऑफ गट। इसके अलावा क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो गया जैसे सिजेला, सिजेला इन्फेक्शन। और क्या हो सकता है इसके अलावा? एक कंडीशन है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें तो एक तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, इसके अलावा ये कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हैं कि डायरिया का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्या? लैक्टोज इंटॉलरेंस। वो कैसे? देखिए, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है? लैक्टोज इंटॉलरेंस, देखिए लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन में हम नॉर्मली जो फिजियोलॉजी की बात करें तो क्या होता है कि लैक्टोज डाइसैकेराइड है आपका, लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड। देखिए, डाइसैकेराइड
क्या होगा इसका लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, इसका डाइजेशन करता है लैक्टेज एंजाइम, इसको मोनोसेकेराइड में डिवाइड करता है। मैं मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टोज बाई एंजाइम ऑफ लैक्टेज क्या होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये है आपके मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स। लैक्टेज एंजाइम की बात करें तो आपका जो लैक्टेज एंजाइम है वो सीक्रेट होता है, सीक्रेट बाई इंटेस्टाइनल विलाई टिप्स। जो इंटेस्टाइन के अंदर विलाई है उनकी टिप्स से क्या होगा, क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम सीक्रेट होता है। अब कोई इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए सिजला इन्फेक्शन हुआ या कोई अदर इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल विलाई की टिप है वो डेस्ट्रो हो जाएगी। एंड डेस्ट्रो होगी तो क्या होगा, लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट रहेगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी लैक्टेज एंजाइम की। लैक्टेज एंजाइम डेफिशिएंसी होने से क्या होगा, आपका जो लैक्टेज है उसका डाइजेशन नहीं होगा। लैक्टेज एंजाइम का डाइजेशन नहीं होगा तो कोलन के अंदर जब लैक्टेज आपका लैक्टोज जाएगा तो कोलन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, लैक्टोज का फर्मेंटेशन, क्या बनाएंगे, फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस। उस हाइड्रोजन गैस की वजह से जो स्टूल है वो तो रहेगा आपका गैसियस स्टूल, या कह सकते हैं एक्सप्लोसिव डायरिया होगा। एंड जो आपका लैक्टिक एसिड है वो कॉज करेगा पेरिनियल रैशेज। देखिए कैसे, देखिए सीक्रेट इंटेस्टाइनल विलाई टिप्स क्या करती है, लैक्टेज एंजाइम का सीक्रेशन करती है इंटेस्टाइनल विलाई टिप। अब इंटेस्टाइनल विलाई टिप्स क्या होगी, डेस्ट्रॉय होगी, डेस्ट्रॉयड। तो क्या हो गया, एब्सेंट लैक्टेज एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है तो लैक्टोज का क्या होगा, फर्मेंटेशन। लैक्टोज के फर्मेंटेशन से क्या बनेगा आपका, ये कौन कराएंगे, फर्मेंटेशन बाई माइक्रोब्स, फर्मेंटेशन बाई माइक्रोब्स इन कोलन। तो क्या बनेगा आपका, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस H2 गैस। अब जो आपका लैक्टिक एसिड है उसकी वजह से तो क्या होंगे, पेरिनियल रैशेज, पेरिनियल रैशेज कॉज होंगे। फिर हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या रहेगा आपका, एक्सप्लोसिव डायरिया या एक्सप्लोसिव स्टूल, गैसियस स्टूल, गैसियस स्टूल, गैसियस स्टूल, या कह सकते हैं एक्सप्लोसिव स्टूल और डायरिया। ये तो हो गया आपका क्या, कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये तो हो गया आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। एंड आल्सो एक कॉम्प्लिकेशन, देखिए कॉम्प्लिकेशन कैसे हुआ, डायरिया की वजह से क्या हुआ, आपका जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से कैसे होगा कि टिप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी एंड क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा आपका लैक्टोज का। तो क्या होगा, ये कंडीशंस पैदा होंगी, मींस क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गया। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस पहले से है, लैक्टोज इंटॉलरेंस पहले से है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा आपका, बिलाई टिप्स डिस्ट्रॉयड रहेंगी, डिस्ट्रॉय रहने की वजह से क्या होगा, डायरिया रहेगा बच्चे के अंदर। तो ये क्या होगा, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, डायरिया होगा मोर देन 14 डे, क्या करेगा आपका, परसिस्ट करेगा तो हो जाएगा आपका परसिस्टेंट डायरिया। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर भी है एंड आल्सो कॉम्प्लिकेशन या फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया। ये हो गया आपका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। अब इसके मैनेजमेंट की बात करें हम, परसिस्टेंट डायरिया, तो देखिए मैनेजमेंट तो डिहाइड्रेशन का सेम होगा जैसे हमने ऊपर एक्यूट डायरिया का जो मैनेजमेंट पढ़ा है उसके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फ्लूइड का मेंटेनेंस करेंगे, जिंक देंगे, मैनेजमेंट ऑफ परसिस्टेंट डायरिया। देखिए सेम एज एक्यूट डायरिया, इसके साथ में क्या करेंगे, इसमें ऐड विटामिन ए सप्लीमेंट, विटामिन ए। विटामिन ए कितनी दी जाती है, अगर चाइल्ड की एज लेस देन 6 मंथ है
तो डोज होती है आपकी 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 50,000 या कहें 50K इंटरनेशनल यूनिट। अगर चाइल्ड की एज 6 मंथ से लेकर 1 साल तक की है, 1 ईयर, तो डोज होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। एज मोर देन 1 ईयर है तो डोज होती है विटामिन ए की दी जाती है जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन है, सिजेला मान ली बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट चलाएंगे। ये हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ पर्सिस्टेंट डायरिया। अब बात करें हम ओआरएस की, क्योंकि देखिए ओआरएस काम में लेने वाले हैं डायरिया के मैनेजमेंट में। तो ओआरएस के कंपोनेंट्स के बारे में एंड ओआरएस की ऑस्मोलरिटी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ओआरएस की बात करें, इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स देखिए, कंपोनेंट्स में सबसे पहले देखिए शुगर, शुगर के अलावा सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड ट्राई सोडियम सिट्रेट, ट्राई सोडियम सिट्रेट। ये 4 कंपोनेंट होते हैं। इनके वेट देखें हम कि एक पैकेट के अंदर कितना कितना वेट होता है चारों कंपोनेंट का। शुगर होती है आपकी 13.5 ग्राम, शुगर हो गई। सोडियम क्लोराइड होता है आपका सोडियम क्लोराइड होता है आपका 2.6 ग्राम। KCl होता है आपका 1.5 ग्राम एंड ट्राई सोडियम सिट्रेट वो होता है आपका 2.9 ग्राम। अगर टोटल वेट की बात करें तो टोटल वेट 1 ऑफ ओआरएस पैकेट के अंदर जो टोटल सॉल्यूशन आ रहा है आपका, जो मिश्रण आ रहा है, उसका टोटल वेट होता है 20.5 ग्राम। एक ओआरएस पैकेट के अंदर कितना मिश्रण होता है, 20.5 ग्राम। इसकी ऑस्मोलरिटी की बात करें कि ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, ये WHO ने रिकमेंडेड किया है। आजकल जो ओआरएस चल रहा है वो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट ओआरएस, लो ओस्मोलर ओआरएस या लो ओस्मोलरिटी ओआरएस। ओस्मोलरिटी की बात करें, देखिए क्या क्या इसमें यूज जो हम एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है, शुगर, डेक्सट्रोज, उसके अलावा क्या है, सोडियम, पोटेशियम, उसके अलावा है आपका क्लोराइड एंड सिट्रेट। ये 5 एलिमेंट क्या है ओआरएस के अंदर देखने को मिलते हैं। शुगर की जो ऑस्मोलरिटी है वो होती है 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर, mmol पर लीटर। सोडियम की होती है 75, सेम होती है सोडियम एंड शुगर की, 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पोटेशियम की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोरीन की क्या, क्लोराइड आयन की जो ऑस्मोलरिटी है वो कितनी होती है, 65 एंड सिट्रेट की होती है आपकी 10। ये टोटल ऑस्मोलरिटी की बात करें ओआरएस की, तो टोटल ऑस्मोलरिटी होती है, ऑस्मोलरिटी ऑफ ओआरएस, इनका टोटल करेंगे तो आएगा 245 mmol पर लीटर, मिलीमोल पर लीटर। ये होता है आपका टोटल ऑस्मोलरिटी ऑफ ओआरएस सॉल्यूशन। वेट एंड ऑस्मोलरिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछा जा सकता है। ऑस्मोलरिटी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ऑस्मोलरिटी ऑफ ओआरएस, या वेट पूछा जा सकता है किसी भी कंपोनेंट्स का। एक पैकेट ओआरएस के अंदर कितना शुगर है, कितना सोडियम क्लोराइड होता है, कितना KCl होता है, कितना ट्राइसोडियम सिट्रेट है, या टोटल वेट 20.5 ग्राम। ये हो गया आपका डायरिया कंप्लीट। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ फिर से रूबरू होंगे आपसे।
अगर कंटेंट पसंद आया है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए एक चीज हम मिस कर गए यहाँ पे, शुगर एंड सोडियम, क्योंकि ऑस्मोलिटी सेम है 75-75। ओआरएस सॉल्यूशन के अंदर शुगर एंड सोडियम की ऑस्मोलिटी सेम क्यों यूज की जाती है, वाई? देखिए जो सोडियम एंड शुगर का को ट्रांसपोर्टेज है इंटेस्टाइन के अंदर, सोडियम एंड शुगर को ट्रांसपोर्टर है, वो क्या करता है, एक मॉलिक्यूल क्या करेगा शुगर एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, एक एक मॉलिक्यूल दोनों का क्या करता है, को ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए क्या है, सोडियम एंड शुगर की ऑस्मोलिटी है वो सेम रखी जाती है ओआरएस के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच।